हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस मैथ्स 1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 हमारा बचा था और चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन हमने शुरू कर दिया था। और जैसा मैंने कहा था कि अगर काम आप कोई शुरू कर दो और धीरे धीरे करते जाओ तो आखिर में वो फिनिश हो ही जाता है। और इसी का एग्जाम्पल है कि अब जो 6.3 जो है हमारा लास्ट एक्सरसाइज आज शुरू हो रहा है। 6.2 हमारा पिछले लेक्चर में खत्म हुआ था, लेकिन 6.3 लास्ट लेक्चर में शुरू करने के बदले मैंने आपको 6.3 के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्म्स है किसी प्लेन के इक्वेशन के लिए, वो सारे समझाए थे। काफ़ी लंबा लेक्चर था, पिछला 1 घंटे के ऊपर चले गया था लेक्चर। आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आपको वो नहीं समझेगा तो 6.3 में आपको दिक्कत आ जाएगी। आप सोचोगे ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 6.3 में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेज को सीरीज में अच्छे से समझाया है। कौन सा फॉर्मूला कब आएगा, कितने टाइप के फॉर्मूले हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं प्लेन के अंदर, तो जरूर देखें। आज हम लोग 6.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 क्वेश्चन है। ये 11 क्वेश्चन करने के बाद ये 6.3 फिनिश हो जाएगा लाइन एंड प्लेन। यहां पर बात करेंगे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं। तो 6.3 के अंदर जो स्टार्टिंग के 4-5 एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तक 1 2 3 4, उसमें जितने भी हमने फॉर्म सीखे थे, जो प्लेन के इक्वेशन के अलग अलग टाइप सीखे थे, तो जो नॉर्मल फॉर्म जो है किसी प्लेन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है, उसके बेसिस पर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। वैसे तो ये डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि कोई भी प्लेन है, अगर कोई भी प्लेन है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अलग अलग प्लेन होते हैं, इस तरह से ये प्लेन होता है। ओके, तो कोई भी प्लेन है, अगर उस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म चाहिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि जो XYZ एक्सिस है, उसका जो ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ मैं। नॉर्मल फॉर्म क्या था कि अगर कोई इस तरह से प्लेन है और यहाँ पर X, Y और Z एक्सिस है, अगर सपोज इस तरह से X, Y और ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से हम लोग क्या करते थे, इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ये जो परपेंडिकुलर है, सपोज ये N है, तो यहाँ ON का डिस्टेंस जो है वो P आता था। डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो P होता था। और ये जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इसको बोलेंगे, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होता था n कैप। तो हम लोग क्या करते थे, इसका वेक्टर इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, इस प्लेन के वेक्टर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ अलॉन्ग द परपेंडिकुलर। p क्या है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस ओरिजिन। ओरिजिन से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझो कि 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे वो डिस्टेंस है। p एक वैल्यू है, डिस्टेंस है। ओके, इस प्लेन का इससे डिस्टेंस है। और n कैप क्या है, n कैप ये जो नॉर्मल है, यानी इस प्लेन के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका यूनिट वेक्टर है। अगर समझो कि ये, अगर आपको वेक्टर पता रहे, अगर समझो ये n बार पता है, यहाँ से ON जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है n बार है समझो, तो आपको यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन निकालते समय n कैप की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपको समझो n बार दिया इस तरह से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है। सपोज ये n बार वेक्टर दिया है, तो हमें फॉर्मूले में ये n कैप चाहिए। ये n बार है, क्या देखो n कैप है। n कैप मतलब यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकाला जाता है, जो वेक्टर है, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो ये n कैप आएगा। और ये p वैल्यू एक नंबर दिया होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो ये क्या था, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन था। अगर समझो कि ये r बार नहीं चाहिए, हमको वेक्टर इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको x, y और z के फॉर्म में चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या था, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, इसका x, y और z एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन एंगल होते हैं ना, आपको पता ही है ना, अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल होते हैं। जो ये नॉर्मल इसका x के साथ, इसका y के साथ और z के साथ जो भी ये डायरेक्शन एंगल होते हैं, उसका कॉस जो निकालोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम लोग
LMN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LMN। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म लिखते समय ये जो परपेंडिकुलर होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, कौन सा? ये जो प्लेन से ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको नॉर्मल बोलते हैं। इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इस नॉर्मल का डायरेक्शन एंगल समझो ये अल्फा बीटा गामा, उसके कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आता है, उसको हम LMN इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है L का, इस L का समझो ये L है, उसको x से मल्टीप्लाई करना, M को y से, N को z से, LX प्लस MY प्लस NZ, वो क्या आएगा? इज इक्वल टू P। P क्या था? वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है जिसमें हम डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं। सपोज आपको डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो ये जो LMN डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, L क्या होता है? कॉस अल्फा, M कॉस बीटा, N कॉस गामा, तो इनका जो स्क्वायर, इनके अंदर रिलेशन भी होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट बता रहा हूँ 3D वाला, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, यहाँ यूज होने वाले। अगर समझो आपको डायरेक्शन रेशियोज बोला है ABC, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? देखो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है कि जो डायरेक्शन एंगल है किसी लाइन के लिए, जैसे ये नॉर्मल है, इसके जो डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा गामा, उसका कॉस निकालेंगे तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, LMN। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन जो है अगर किसी 3 नंबर के साथ रेशियो में है, 3 नंबर के साथ प्रपोर्शन में है मतलब, तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ओके, ये जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है। अब यहाँ पर इनका भी रिलेशन होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन में L होता है दैट इज इक्वल टू A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है, और यहाँ प्लस माइनस भी होता है, आपने सीखा है वेक्टर चैप्टर के अंदर। जो ये M होता है उसका B से रिलेशन क्या होगा? B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये जो n होता है उसका c के साथ रिलेशन होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये मैं जानबूझ के आपको वेक्टर का कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे अगर आपको ये आ गया तो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन में r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ये n कैप एक यूनिट वेक्टर है। अगर आपको कोई नॉर्मल है उसका वेक्टर फॉर्म दिया है तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर रूट करोगे, ये जो वेक्टर है उसके जो ये कोएफिशिएंट है 2 3 4 i j k के साथ, उसका स्क्वायर कर दोगे और स्क्वायर रूट कर दोगे। 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ गया 16 प्लस 4 20 29, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 29। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड ही रखना है। ये जो LMN होता है, LMN ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। जो ये नॉर्मल है उसका, ये जो नॉर्मल है ये एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल बनाता है डायरेक्शन एंगल, उसका कॉस लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को शॉर्ट में LMN लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा LMN, ये इस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है। अगर आपको LMN नहीं पता है, LMN नहीं पता, अगर उसके डायरेक्शन रेशियो पता है नॉर्मल के A B और C पता है, तो आप L निकाल सकते हो। L कैसे निकाल सकते हो? उस A को रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से डिवाइड करो। तो ये फॉर्मूला था, रिलेशन था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में। तो अब आपको 3D चैप्टर या वेक्टर वापस जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है मैंने यहाँ पर बता दिया। अब चलो 6.3 का पहला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखो 6.3 का, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस। समझने के लिए डायग्राम आपको बना के दे देता हूँ मैं। एक प्लेन है बच्चों, इस तरह से एक प्लेन है और इस तरह से, हमेशा इस तरह से डायग्राम कंसीडर करो। अगर डायग्राम नहीं भी बनाना है तो माइंड में इमेजिन करो। ये ओरिजिन है, यहाँ एक प्लेन है और इस ओरिजिन से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, ये n है। ओके, और ये जो है ये n बार होगा और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो n कैप होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज p। ये याद रखना। अब क्या दिया देखो कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो प्लेन है इस ओरिजिन से 42 के डिस्टेंस पे। टेक्स्ट बुक साथ में रखो, सोल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। P दिया हुआ है 42 यूनिट, 42 ये P है ना, ये अब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो यूनिट लिखना है। एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है वो एक वेक्टर को नॉर्मल है। ओके, परपेंडिकुलर है। जो प्लेन है वो एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है, यानी ये n कैप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अरे n बार दिया हुआ है, सॉरी, वेक्टर दिया है n बार, 2i प्लस j माइनस 2 के, एक वेक्टर दिया हुआ है n बार, और हमें बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो देखो जब भी कोई प्लेन हो उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो
तो हमेशा याद रखना कि ये नॉर्मल फॉर्म वाला टाइप है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टाइप बताए थे। तो कोई प्लेन ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, इस तरह से समझ जाना कि ये वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन करो या कार्टेशियन इक्वेशन करो। ओके, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हमें जो जरूरत है वो क्या है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये वेक्टर इक्वेशन होता है। क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पहले ही लिखा है फाइंड द वेक्टर, चेक करो टेक्स्ट बुक में चेक करो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही आपको पता है पी और एन बार है, ओके पी और एन बार है, तो ये पी है और यहाँ एन बार के बदले एन कैप दिया और वेक्टर इक्वेशन तो सीधा यहाँ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी हमको पता है, हमें ये एन बार के बदले एन कैप चाहिए, तो हम एन कैप निकाल लेंगे। अभी बेसिक में आपको बताया एन कैप, एन कैप कैसे आएगा, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, समझ में आ रहा है, बेसिक में बताया अभी। एन बार क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये एन बार है, दिया हुआ है देखो, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो होते हैं ना 2 उसका स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर ये k के साथ माइनस 2 स्क्वायर, मतलब ये जो i j k के साथ है उसका स्क्वायर करके ऐड करना और स्क्वायर रूट लेना। सो ये n कैप आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन ये क्या आएगा 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, रूट 9 आ गया। सो दैट इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये आया अपॉन रूट 9 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 आया। सो ये क्या आ गया, n कैप आ गया, क्या आ गया वो n कैप आ गया। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सीधा सीधा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आप लिखोगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है फॉर्मूला, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला देखो मैंने पहले ही बताया, टेंशन जरा भी मत लो, एकदम इजी है। नाउ एन कैप इज व्हाट, ये देखो ये है, ये इसको सॉल्व करके 3 लिखा है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3, ये आया एन कैप यहाँ से आया इज इक्वल टू पी, अब पी क्या आता देखो 42 हो गया, ये आ गया। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करो, आंसर आ चुका है बट और सिंप्लीफाई करो, ये देखो ये डिवाइड बाई 3 है, अपॉन 3 है, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर बार डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये आ गया, एक मिनट इसको नज़दीक लिख दे, दूर लिख दिया मैंने, 2k कैप इज इक्वल टू, अब ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया। अब अपॉन वगैरह कुछ नहीं है। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कि यहाँ पर प्लेन से परपेंडिकुलर ओरिजिन से दिया है, मतलब वो p की वैल्यू दी है 42, ओके, और ये जो वेक्टर है नॉर्मल दिया है प्लेन को, नॉर्मल वो n बार दिया है, और ये हमारा वेक्टर इक्वेशन होता है आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, मतलब ये n बार से हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और सीधा सीधा ये जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला, इसमें n कैप जो निकाले रख दो और p रख दो, अपॉन 3 को वहाँ ले गए, हो गया। अभी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 214 पे, ओके, मैं आपको होमवर्क भी देते जा रहा हूँ साथ में, पेज नंबर 214 पे एग्जाम्पल 7 है, ये इसी तरीके से सेम वे से सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, वैल्यूज अलग है, क्वेश्चन एकदम सेम है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, देखो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। फिर से वही है, ये एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन का ये जो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, ये जो परपेंडिकुलर है, ओके, ये नॉर्मल एक प्लेन है, उस प्लेन से ओरिजिन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन। अब हमें क्या था, इसके पहले वेक्टर इक्वेशन लिखना था, अब बोला गया है कि एक प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या दिया है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, हाँ, ये इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको ये वेक्टर इक्वेशन दिख रहा है क्या, ऐसे आर बार वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो ऐसा दिख रहा है क्या कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ ऐसा एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लाना होगा। कार्टेशियन इक्वेशन में लाने के बाद यहाँ जो आएगा वैल्यू वो p क्या होता है, ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
और हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, इस ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालो। p निकालने के लिए हम इस प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में लाने के लिए हमें x y z के साथ l m n आना चाहिए। अब l m n क्या है, ये जो नॉर्मल है इसका जो ये डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन है, यानी इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन से l m n। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता रहे यानी a b और c तो हम l m n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके दिया हुआ जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में लाना है। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 को वहाँ लेके जाओ इक्वल टू 7 हो गया। अब ये इक्वेशन है, बट क्या ये कार्टेशियन इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन जब तब होगा जब x के साथ y के साथ और z के साथ जो नंबर है वहाँ पर l m n की वैल्यू आ जाए। l m n क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है और उसको हम ऐसे निकालते हैं l m n। तो कैसे आएगा? तो यहाँ l m n लाने की कोशिश करो। कैसे लाएंगे l m n वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको जो है हाईलाइट करके रखो, इक्वेशन नंबर 1 करके एकदम ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये कार्टेशियन इक्वेशन है, डायरेक्शन कोसाइन से बच्चे डर जाते हैं, डरो मत, एकदम आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करते देखो कि सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते। ए बी सी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर। देखो जो नॉर्मल है ये प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ही देखो 6x माइनस 2y प्लस 3z, मतलब ये है। तो इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन से निकालेंगे। इस प्लेन में जो x y z के साथ है ना 6, फिर y के साथ माइनस 2, ओके, और z के साथ 3, ओके। ये जो है ना x y z के साथ 6 माइनस 2 3, वो क्या होगा? वो इस प्लेन को जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो जो है इस प्लेन से ही मिलेगा। इस प्लेन का जो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, इस एक्स वाई जेड के साथ जो होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होता है, ए बी सी होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 3 हो गई। ये ए बी सी क्या है? यहाँ देखो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है, DRS, समझ में आया। लेकिन हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए LX MY NZ चाहिए, LMN चाहिए। तो LMN निकालने के लिए LMN इस डायरेक्शन रेशियो का हम यूज़ कर सकते हैं ABC का। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये √a² + b² + c² अलग से निकाल के रखो, √a² + b² + c² अलग से निकाल के रखो। तो क्या आ जाएगा? √a² यानी 6² + b² यानी -2² + c², c क्या है? 3²। सो क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्या मिल जाएगा? 6² 36, -2 का स्क्वायर +4, 3² 9, देखो 36 + 4 40, 40 + 9 49। सो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई? देखो √a² + b² + c² की वैल्यू मिल गई 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये एक वैल्यू मिल गया है। अब आपको क्या करना है कि जो ये दिया हुआ वैल्यू था इक्वेशन नंबर 1 में, उसको इस तरह से अरेंज करो कि जो एक्स वाई जेड है उसके साथ में ये LMN आ जाए, एक्स वाई जेड के साथ LMN आ जाए। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ जो वैल्यू आएगी वो P रहेगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो डायरेक्शन L की वैल्यू होगी क्या होगा? A/√a² + b² + c²। तो हम यहाँ पर ये जो है ना 6 ये करते हैं कि ये जो 6x है, 6x - 2y + 3z = 7, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है फ्रॉम 1 से। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि जो a है, a क्या है? 6 है ऑलरेडी, हमें लाना क्या है? A/√a² + b² + c²। तो ये 6a है, तो 6 के नीचे ये रूट लाना है, रूट मतलब 7 लाना है। तो हम सबको क्या करते? 7 से डिवाइड कर देते, सबको 7 से डिवाइड कर देते। या तो आपको चाहिए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि ऐसे कर सकते हो दिखा के पूरा कि कार्टेशियन नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन इज क्या है? LX + MY + NZ = P। अब L की जगह पर क्या आएगा? A/√a² + b² + c², ये L की जगह पर आएगा इंटू x, है ना, ऐसे, प्लस ये MY है, M की जगह पर आएगा, M की जगह पर B/√a² + b² + c² इंटू y,
प्लस n की जगह पर आएगा, ये जो n है n की जगह पर उसका फॉर्मूला c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये c आ गया, c के ये n आ गया, n की वैल्यू और z है इज इक्वल टू p, ये ऐसा आना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ही देखो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ही चेंज करते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7 है, इसको इस फॉर्म में लाते हैं। a की वैल्यू कितनी थी 6। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 ये जो a है a की वैल्यू क्या है, देखो ये 6 और उसके साथ में x है, और हम क्या करते हैं डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको करते हैं, तो 6 अपॉन ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7, देखो इसे निकाला था, तो इस सबको 7 से डिवाइड करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उन सबको 7 से डिवाइड करना। ये जो कर रहे हैं मतलब क्या, सभी को, ये देखो ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, ए एक्स बी वाई सी जेड है, मैं सबको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल के रखे 7, तो ये 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसी में देखो माइनस टू वाई अपॉन 7, फिर प्लस 3z अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 है तो 7 अपॉन 7, सबको 7 से डिवाइड किया, जिससे क्या आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया। ये जो था ना lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा, आप आगे चल के रिवीजन करो तो भी आपको पता चले। ओके, मैंने क्या किया, सबको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है 7 से डिवाइड कर दिया, और ये 7 से 7 कट होकर 1 आ गया, तो एक्जैक्टली ये क्या आ गया 6x अपॉन 7 माइनस 2y अपॉन 7 प्लस 3z अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। अब ये जो रूप है वो कौन सा रूप है, ये रूप है, ये x के साथ जो है वो l है, ये जो है ना यहाँ पर मैंने बताया, ये x के साथ l 6 अपॉन 7 है, y के साथ m है माइनस 2 अपॉन 7, n क्या है 3 अपॉन 7, और ये जो आया ये p आया। तो अब इसको इससे कंपेयर करोगे ये वाले फॉर्म से, तो यहाँ पर देयरफॉर फाइनली क्या होगा, देयरफॉर जो पूछा गया था टेक्स्ट बुक में कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज, ये क्या आया 1, तो p इज इक्वल टू 1 हो गया। बस इस तरह से करना है, समझ में आया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसको आप चाहिए तो ये नहीं लिखोगे ना, ये तो भी चलेगा, ये बेसिक्स है, लेकिन आप फिर जब रिवीजन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब आया कहाँ से, है ना। आपको क्या करना था, सीधे यहाँ से 6x माइनस 2y प्लस 3z 7 है, तो इस 6 को क्या करना है, ये सबको यहाँ से आप a b c ये ले चुके हो, फिर ये स्क्वायर रूट में तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके जो वैल्यू आई थी इन सबको उससे डिवाइड कर देना सबको। यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखोगे तो आपको ही अच्छा है। तो इन सबको 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जो आएगा यहाँ जो आएगा वो हमारा आंसर है, 7 अपॉन 7 1 आया, तो ये हमारा p है, क्योंकि यहाँ पर p रहता है ना, p मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ज़्यादा डिटेल में। अब इसको आप चाहते हो कि और ऐसा कोई क्वेश्चन है तो दे दो, तो अब भी मैंने जो 7th एग्जाम्पल दिया था पेज नंबर 214 पर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो पेज नंबर 214 पर एग्जाम्पल 8 ऐसा ही है। आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस और मिले, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर या सब एक्सरसाइज के अंदर। तो हर एक एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लिया करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्यूशन है, यहाँ के बाद ये मेन फाइनल आंसर है। इसमें पी निकालना, तो पी को यहाँ से कंपेयर किया तो 1 आ गया, बहुत ही आसान है। एक पेज नंबर 214 पर एग्जाम्पल नंबर 8 जरूर करना, वो बिल्कुल इसी तरीके से। चलो आगे बढ़ते, इसको कॉपी कर लो। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया, मैंने उसको जैसा कार्टेशियन में था कार्टेशियन फॉर्म रख के ही बताया। आप चाहे तो उसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म को रख के भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कैसे करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, फिर से मैं आप वेक्टर इक्वेशन को करके बताता हूँ सेकंड में ही। कैसे होगा फटाफट बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 6x माइनस 2y प्लस 3z, ये आपकी टेक्स्ट बुक में -7 है, ये -7 इज इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारा जो वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन होता है r बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू p होता है। तो आप इसको क्या इस फॉर्म में ला सकते हो। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशन होता है ना, उसमें 2 इक्वेशन होता है। जब भी याद रखो ax प्लस by प्लस cy इज इक्वल टू d, ये जो फॉर्म होता है या -d या d, इस तरह से जो फॉर्म होता है, इसके अंदर 2 इक्वेशन होते हैं। एक होता है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप होता है, ओके, और एक होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इस तरह से होता है।
ये 2 वेक्टर इसके साथ होते हैं और इज इक्वल टू डी होता है। इसमें क्या होता है, ये जो हो जाता है ना, ये आर बार होता है, ये क्या है आर बार और डॉट ये जो होता है ना एन बार होता है, और ये जो है ये डी आया हुआ है। इस डी को आप इस तरह से समझो, डी लेते हैं ऐसे, ओके। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन लाना है, मतलब क्या करना है, आर बार को यहीं रख के इस एन बार का मैं एन कैप करूँगा और यहाँ पर जो ये बदल के पी हो जाएगा। तो इसको मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में बदली करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको वेक्टर इक्वेशन के रूप में करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये जो ये होता है ना, ये आर बार होता है और ये जो होता है ना वो एन बार होता है। देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ना, एक्स वाई जेड वो उसको मैं आर बार समझ लेता हूँ, और यहाँ पर ए आई बी जेड और सी के है, तो ये ए बी सी है वो एन बार आ जाएगा। यहाँ से अगर डायरेक्ट अगर मैं निकालूँ ये कंसेप्ट का यूज़ करके, तो सिक्स एन बार जो है 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये जो नंबर्स थे ना, ये ए बी सी उसको आई जे के दे दो तो एन बार आ गया, ओके। और जो बाकी दूसरा है वो आर बार है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये जो एन बार है इसका मुझे क्या चाहिए, एन बार का यूनिट वेक्टर। तो एन बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इस एन बार को 6i माइनस 2j प्लस 3k इसको डिवाइड करो किसी भी, देखो एन कैप निकालने के लिए किसी एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, याद रखो। किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर फिर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो क्या है ये एन कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको अगर करोगे 6 स्क्वायर 36, 4 40 और 3 स्क्वायर 9, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये 7 आ गया, ये एन कैप आया 7। अब ये जो इक्वेशन है इसको चेंज करोगे, ये जो 6x माइनस 2y प्लस 3z है वो इस फॉर्म में है, वो एक्जैक्टली आर बार है डॉट, फिर ये एन कैप करना पड़ेगा। ये जो इसके साथ में आप पहले तो इसको लिख सकते हो, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 7, ओके। यहाँ से मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, ये जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको जो है इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आर बार यहाँ पर एन बार अपॉन ये जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लाने के लिए मैं इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ। तो ये 7 को भी दोनों तरफ मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एन कैप लाना ना, इसको इस फॉर्म को मैंने यहाँ चेंज किया है, बट यहाँ एन बार की जगह मुझे एन कैप लाना है। एन कैप लाने के लिए एन बार को एन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ किया तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। सो आर बार इंटू क्या आ जाएगा, एन बार देखो ये है एन कैप पूरा ये जो एन कैप है ये है ना, ये एन कैप है, इसको मैं लिख देता हूँ, एन कैप इज इक्वल टू 7 अपॉन एन बार का मैग्नीट्यूड। कितना आया था एन बार का मैग्नीट्यूड, ये देखो ये एन बार का मैग्नीट्यूड 7 है, ओके। ये आर बार डॉट एन कैप ये है पूरा 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 7 है ये, ओके। एन कैप ये है इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 7 से डिवाइड किया ना एन बार को, तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड किया, 7 कैंसिल होकर 1 आएगा, ये 1। अब ये इस फॉर्म में आ गया, देखो आर बार है डॉट एन कैप है इज इक्वल टू पी, है ना। अब पी की जगह क्या बचा, पी की जगह 1 बचा, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप जो सेकेंड क्वेश्चन था कार्टेशियन में दिया था उसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं 2 फॉर्म में, जो एक्स आई वाई जेड और जेड एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा दो, ए बी सी के साथ आई जे के लगा दो। ये जो ए बी सी वाला पार्ट है वो एन बार है, एक्स वाई जेड वाला पार्ट है वो आर बार है। तो इस तरह से वो एक वेक्टर फॉर्म में हम ला सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन में ला सकते हैं। बट यहाँ जो नंबर रहेगा कुछ डी रहेगा, उसको पी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस एन बार को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो इस डी को भी करोगे, जैसे यहाँ 7 था, उन दोनों को मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिल गया। जो यहाँ पी जो आएगा यहाँ पर वो पी रहेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा है? इसको रीअरेंज करके अच्छे से करना, मैंने समझाने के लिए किया है। एक्चुअल में ये कार्टेशियन दिया है तो आप कार्टेशियन फॉर्म ही यूज़ करो, यानी डायरेक्शन रेशियो वाला। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो में कन्फ्यूजन है तो आप वेक्टर इक्वेशन भी रख के कर सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना मुझे तुमको। दूसरा जो क्वेश्चन है 2 तरीके से बताया, दोनों तरीका अगर नहीं समझाओ तो रिपीट करके देखो वीडियो को, डायरेक्शन रेशियो जो मैंने पहले बताया उससे ही करने की कोशिश करना। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वाला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे इसी के ऊपर डिपेंड है। एक प्लेन है और जो नॉर्मल फॉर्म वाला जो कंसेप्ट था कि प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपके क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, 2x + 6y - 3z = 63।
ओके। और हमें बोला गया कि इस प्लेन के ऊपर जो ओरिजिन यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका जो फुट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये जो फुट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, LP MP NP, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट है LP MP और NP कैसे आता है ये जो नॉर्मल है, इस प्लेन को जो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं LM होते हैं, LMN, इन तीनों को इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से परपेंडिकुलर का, इस P को मल्टीप्लाई कर दो, LP MP NP, मतलब LMN को P से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये जो परपेंडिकुलर इसका फुट आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या दिया है फिर से देखो, तीसरा सेकंड क्वेश्चन मैंने जो बताया था डायरेक्शन कोसाइंस वाले फॉर्म में, पहला तरीका उस तरीके से ही करना इसको भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, दिए हुए प्लेन का इक्वेशन क्या है देखो, 2x + 6y - 3z = 63। ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन है। अगर मुझे इसका फुट निकालना है, ओके, ये जो परपेंडिकुलर का फुट निकालना है, तो परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब LP MP NP आना चाहिए। तो मुझे LMN अगर पता चल जाए तो सॉल्व हो जाएगा, और P पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे, आपको पता है ये ABC होता है, A = 2, B = 6 एंड C = -3। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समझो कि यहाँ पर मुझे LMN इस फॉर्म में लाना है। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, A/√A² + B² + C², M होता है B/√A² + B² + C², और इसी तरह से N होता है C/√। तो ये जो रूट के अंदर जो नंबर है A² + B² + C² वो निकाल लो। रूट के अंदर है A² + B² + C², ये निकाल लो। तो क्या आएगा, √2² + 6² + -3²। तो ये आ जाएगा = 2² 4, 6² 36 प्लस ये 9 आ गया। सो √49 = 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7। √A² + B² + C², यहाँ पर 7 आ गया। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब जो दिया हुआ इक्वेशन है, सपोज ये है हमारा, ये 1 है समझो, ओके। सो ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2। सो फ्रॉम 1, या तो हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/7। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें सबको 7 से डिवाइड करो। तो ये क्या आ जाएगा, 2/7। क्यों मालूम है ना, ये A है, इस A को अगर √A² + B² + C² से डिवाइड करते हैं, देखो A को अगर √A² + B² + C² से डिवाइड करते हैं तो L आ जाएगा, ये L आ जाएगा x के साथ में। x के साथ में 2 है मतलब A है। इस 2 को अगर इस रूट के साथ डिवाइड करते हैं तो ये रूट जो है वो 7 है। इस 2 को अगर 7 के साथ डिवाइड करता तो ये L आता है, और उसके साथ x है, प्लस यहाँ पर 6y है। इस 6 को, ये b है, b क्या है, 6 है। इस b को इस रूट के साथ डिवाइड करते हैं, b को रूट के साथ डिवाइड करोगे m आएगा। तो इस 6 को, ये रूट की वैल्यू 7 है, 7 से डिवाइड किया। फिर ये जो है -3z, यहाँ पर -3 और z है, इसको भी, ये जो -3 है वो c है, इस c को इस रूट के साथ यानी 7 के साथ डिवाइड किया, सबको 7 के साथ डिवाइड किया। और यहाँ पर 63 है, उसको भी 7 से डिवाइड करो। इससे क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये 7 से इसको कट करो, 7 9 तो = 9 आ गया। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया LX + MY, देखो ये वाला फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ, प्लस NZ = P। ओके, यहाँ पर कंपेयर करते, कंपेयरिंग विथ कार्टेशियन फॉर्म। तो x के साथ जो है L है, L = 2/7, y के साथ जो है वो m है, y के साथ जो है वो m है, y के साथ m है, और यहाँ y के साथ 6/7 है। यहाँ पर z के साथ n है, तो n क्या है, z के साथ -3/7, और यहाँ पर जो p है उसके साथ में 9 है, p = 9। ये हमको वैल्यूज़ मिल गई। बट मुझे क्या निकालना था, ये जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, इसका फुट। और इस फुट के लिए मैंने आपको बताया कि L क्या होता है, NP LP, यहाँ से हम ऐसे लेते हैं, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, देखो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप चाहिए तो ये जो L है इन सब में P का मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे आ जाएगा, LP = 2/7 है। L उसमें P कितना था देखो,
यहाँ से जो p है वो 9 आया है, इस l और p का मल्टीप्लाई करो 2/7 इंटू 9, फिर इस mp को निकालो, mp क्या है, m क्या है 6/7 इंटू p 9 है, फिर n और p का मल्टीप्लाई करो, सो -3/7 इंटू 9 है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो LP की वैल्यू आएगी 2 9 ज़ा 18/7, MP आ जाएगा यहाँ पर 6 9 ज़ा 54/7 और NP आ जाएगा -9 3 ज़ा 27/7। तो LP MP NP आ गया। तो यहाँ पर N आ जाएगा LP क्या है देखो 18/7, MP है 54/7 और NP है वो -27/7। ये इस तरह से। तो ये आपको फाइनल जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था वो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग था, है वही नॉर्मल फॉर्म वाला है, बट ये जो प्लेन है, इस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं पूछा हमको, ये जो पॉइंट है जिस इस प्लेन को ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर जाके कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इसका LP MP NP फॉर्मूला होता है, याद रखो। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर LP MP NP होता है। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, P क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाने के लिए जो इक्वेशन था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, LX + MY + NZ = P। ये जो फॉर्म है LMN डायरेक्शन कोसाइन है, उसके लिए जो XYZ का इक्वेशन था उसमें जो साथ में था वो ABC था। तो इस ABC का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट ऑफ A² + B² + C²। तो वो आ गया हमको 7। और हम लोग क्या करते हैं, A को इस स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड करते हैं तो L आता है, वैसे B को स्क्वायर रूट, C को स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड किया तो M और N आया। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट आया है इस स्क्वायर रूट से हम इस इक्वेशन की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं 7 से। स्क्वायर रूट क्या है 7, तो 7 से सबको डिवाइड करो तो ये एक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाता है, LX + MY + NZ = P। अब कंपेयर कर लोगे, x के साथ L है, y के साथ M है, z के साथ N है और ये बचा वो P है, P9 है। अब ये वैल्यू आने के बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, LP MP NP चाहिए तो इस L को P से मल्टीप्लाई कर दो, M को P से और N को P से। तो आपको 3 वैल्यूज़ आएगी, LP की वैल्यू आएगी, MP की वैल्यू आएगी और NP की वैल्यू आएगी। उसको और सिंप्लीफाई किया इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप 3 वैल्यू निकाले जो वो तीनों कोऑर्डिनेट आ गए XYZ इस पॉइंट का। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप चाहते हो कि इसके बेसिस पर एग्जाम्पल करना तो ऐसा सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 214 पर, होमवर्क आपके लिए 214 पर एग्जाम्पल जो है सॉल्व करके दिया हुआ है 9। और सिमिलर एग्जाम्पल है बिल्कुल, देखो ये टेक्स्ट बुक से मिलता जुलता है। जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो इसको कॉपी करो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो क्वेश्चन। रिड्यूस द इक्वेशन, क्या दिया है, r⁻3i कैप + 4j कैप + 12k कैप ये दिया हुआ = 78 दिया है। ये एक इक्वेशन दिया है टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करना है, पहले लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो प्लेन है उसका जो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है उसका लेंथ फाइंड करो, मतलब P फाइंड करना है। और जो दूसरा फाइंड करना है वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल LMN फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2 रिक्वायर्ड थिंग है। पहले तो P, ये जो प्लेन है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फाइंड करना है, और दूसरा ये जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, दूसरा जो तरीका था वो तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, या पहला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन से भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना था। कैसे करना है देखो बहुत आसान है। r⁻. वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, r⁻.n कैप = P। r⁻.n कैप होता है n कैप। ये क्या दिया है, ये n बार दिया हुआ, ये n बार दिया है। क्या दिया है, 3i कैप + 4j कैप + 12k कैप। ये जो दिया हुआ ये एक वेक्टर दिया हुआ है, जो नॉर्मल वेक्टर n बार दिया है। हमको अगर नॉर्मल फॉर्म लाना है वेक्टर इक्वेशन का तो हमें यहाँ n कैप होना चाहिए। n कैप मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना, n कैप होता है इस n बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। यानी क्या, ये जो n बार है 3i + 4j + 12k, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाने से अच्छा हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये n बार है तो हम सीधा इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। n बार का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये जो 3 है उसका स्क्वायर, फिर j के साथ 4 है उसका स्क्वायर, + k के साथ 12 है उसका स्क्वायर।
सो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144। सो ये कितना आ जाएगा देखो 144 और 16, तो ये हो जाएगा 160 और 169 हो गया ये। सो दैट इज़ 13 आ गया। ये क्या आया n12 का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये कैसे है कि ये r बार है। ओके, इसको आप चाहिए तो ऐसे लिखो, गिवन इक्वेशन है ये। ओके, ये 1 है तो आप ऐसे लिखो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 13। तो क्या हो जाएगा देखो, ये r बार डॉट यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप है और इज इक्वल टू 78 है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 13, ये जो इक्वेशन 1 है उसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड को भी 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो होगा क्या देखो, 13 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो वेक्टर ये n बार है, अगर इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, n बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, अगर n बार को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें n कैप मिलता है, एक यूनिट वेक्टर मिलता है। सो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कंपेयरिंग विथ। अगर आप कंपेयर करोगे, अच्छा इसको कट करो, 13 6 जा आ जाएगा ना, ये 13 6 जा, ओके 13 6 जा, तो ये 6 आ गया। कंपेयरिंग विथ अगर आप करते हो r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, देखो ये था ना वेक्टर इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। इससे कंपेयर अगर करोगे तो r बार की जगह r बार है, n कैप की जगह पर ये है और ये जो p है उसकी जगह पर 6 है। अब फाइंड क्या करना था, पहले ये p फाइंड करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, दिया है रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन था उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें बोला गया था रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, तो इतना करने का आपको मार्क्स मिलेगा। ये जो आपने किया है, एक मिनट, ये जो है इतना करने का भी मार्क्स है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो ये इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, तो हमने ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, इसका मार्क्स मिला। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि फर्स्ट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिखोगे द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज p इज इक्वल टू 6। ये आ गया पहला। इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ DCS बोलते हैं ऑफ द नॉर्मल r। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है क्या होता है, L M N को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आया है ना, ये पूरा, इसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, इसको स्प्लिट करने का, i के साथ क्या है 3/13 है, 3/13। j के साथ क्या है, इसको 13 को सबके साथ स्प्लिट करो, 4/13, 4/13। और इस k के साथ क्या है, k कैप के साथ 12/13, 12/13। जैसे कि आपको पता है ना कि ये जो i j k के साथ होता है ना, ये a b c होता है, बराबर। इस a b c को अगर मैं उसके ही इस स्क्वायर रूट वाले फॉर्मेट के साथ डिवाइड करता हूँ, a को स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ डिवाइड करता हूँ, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आया था 13। तो अगर इन तीनों को 13 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, a को अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं, a क्या है 3 को रूट से यानी 13 से डिवाइड किया 3/13, तो l आएगा। तो ये 3/13 क्या है, l है, फिर 4/13 m है, 12/13 n है। तो उसको पूरा उतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। i के साथ जो है वो l है, j के साथ है वो m है और k के साथ जो है n है। i के साथ क्या है 3/13, j के साथ है 4/13, k के साथ है 12/13। तो ये हो गया, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, इतने में ही हुआ है, ये सब रफ वर्क है। ओके, चलो सॉल्व कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से अब अलग कंसेप्ट चालू हो रहा है, प्लेन का ही है मतलब, लेकिन अभी तक 4 तक क्या था कि जो प्लेन है उसका ओरिजिन से जो नॉर्मल फॉर्म हमने सीखा था उसका यूज हो रहा था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, जो 5th 6th 7th ये तीनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर है। मतलब क्या कंसेप्ट है देखो यहाँ पर, कि कोई एक प्लेन है, इस तरह से एक प्लेन है जो किसी एक पॉइंट A से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर A बार है, और इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये n बार है। तो ऐसा जो पहला केस सीखा था ना प्लेन के इक्वेशन का, वो पहला केस है। इसमें क्या होता है, इस प्लेन का इक्वेशन होता है r बार डॉट n। r क्या होता है देखो, यहाँ से अगर हम लेते हैं p लेते हैं p, तो ये r बार होता है, ये जो पॉइंट p है उसका पोजीशन वेक्टर r बार, तो होता है r बार डॉट n बार
आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार, ये फॉर्मूला होता है और इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोलते हैं। इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो इस नॉर्मल का, उस डायरेक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर समझो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ये जो p पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x y z और ये जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो हम ऐसे करते हैं ए इंटू एक्स माइनस x1 ऐसे, फिर प्लस b इंटू वाई माइनस y1, देखो ये आया, फिर c इंटू जेड माइनस z1 और इक्वल टू 0। तो ये दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है और एक कार्टेशियन फॉर्म है। कब? जब कोई एक प्लेन है किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो किसी एक दूसरे वेक्टर को परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, इसके पहले के 4 क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस लेते थे, ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, वो नॉर्मल होता था उस प्लेन को ओरिजिन से। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन वो अलग थे। अब यहाँ से अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बड़े आसान है, टेंशन मतलब बहुत मजेदार है, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, हर कंसेप्ट बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, क्वेश्चन पढ़ते रहो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे पासिंग थ्रू अ पॉइंट having position vector, so let position vector of point A be A बार, यानी जो A बार हम जनरली लेते हैं, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A बार है और A बार दिया हुआ है, एक पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर दिया है 5th क्वेश्चन में, दैट इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये दिया हुआ है A बार। अब आगे क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है n कैप, ऑल्सो n कैप, n बार दिया है, सॉरी n कैप नहीं है, ये n बार है। जो नॉर्मल फॉर्म में हम n कैप लाते थे यूनिट वेक्टर, बट यहाँ यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है, n बार ही है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर मत निकालना। जो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है मतलब नॉर्मल दिया है, दैट इज 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप दिया हुआ है। a बार और n बार पता है। अब हमें क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन निकालो, बहुत ही आसान है। देखो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर बार डॉट एन बार, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या है देखो, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो ए बार डॉट एन बार है इसको पहले ही निकाल लो। कैसे करोगे, ये जो ए बार आया है इसके साथ डॉट एन बार अलग से निकाल लो, नहीं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बार बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर बार डॉट आर का तो वैल्यू आर बार ही रखना है, एन बार की जगह ये वैल्यू रखना है, तो इसको हम अलग से पहले निकाल लेते ताकि हमारे स्टेप्स ज़्यादा लंबे ना हो। सो ए बार डॉट एन बार करो, ए बार क्या है, आई प्लस जे प्लस के कैप, ये ए बार है, आई प्लस जे प्लस के हो गया, फिर डॉट, फिर ये जो एन बार है वो है 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये है। अब क्या है देखो, यहाँ पर ये जो आई जे के है, ठीक है, यहाँ भी आई जे के है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आई के साथ 1 है, यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ आई के साथ 1 है, यहाँ पर 5 है, प्लस यहाँ आई के साथ 1, के के साथ 1 है, यहाँ जे के साथ 1 और 5 था, यहाँ के साथ 1 है, के साथ 6 है। मतलब आई वाले को आई वाले के साथ, कोएफिशिएंट को जे कोएफिशिएंट के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई करके प्लस करो। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, अब देखो 6 4 10 5 15, कितना आ गया, ए बार डॉट एन बार जो ये आया है ये 15 आया है, कितना आया है 15, ये 15 आ गया। ओके, यहाँ पर ये 15 आ गया। अब देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, आर बार डॉट एन बार इसको टू ए बार डॉट एन बार, इसको इक्वेशन 1 डाल के रखो, आर बार डॉट, अब ये एन बार यहाँ पर है हमारे पास, ये देखो ये दोनों गिवन वैल्यूज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हाईलाइट करके रखो। जो एन बार है वो क्या है, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ओके, ये एन बार आ गया, इज इक्वल टू, ये ए बार डॉट एन बार क्या है देखो, यहाँ से 15 है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ओके, ये इस तरह से आया, और ये जो आया ना आपका आंसर आया, हो गया, बस इतना ही करना था। क्योंकि हमें क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार होता है। तो ए बार और एन बार क्वेश्चन में दिया ही था, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, और बाद में ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसमें ए बार डॉट एन बार की जगह जो 15 आया था वो रख दिया, और एन बार की जगह ये एन बार वेक्टर रखने का, इस आर को कुछ नहीं करना है और इसको सॉल्व भी नहीं करना है, जैसा है वैसे रखने का, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। कॉपी करो इसको।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है, अब ए बार नहीं दिया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई जेड, कितना दिया हुआ है ये -1 2 3 दिया है, x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल आर 0 to 5, ये जो ए बी सी दिया है 0 to 5 दिया हुआ है। तो अभी हमको बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, कितना आसान है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। कैसे करोगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन आप लिखोगे, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए इज गिवन दैट इज -1 2 3 दैट इज इक्विवेलेंट टू x1 y1 z1, ओके, ये दिया हुआ है। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, DRS ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, डायरेक्शन रेशियोज को हम लेते हैं ए बी सी, कितना दिया है देखो, ए 0 दिया है, बी 2 दिया है और सी की वैल्यू 5 है। देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही ले रहा हूँ, अभी हमें दिया है और हमें बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ये 6th के जैसा ही 7th भी है, दोनों सेम है, इसलिए ध्यान से देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप कैसे करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इस तरह से लिखना, ये फॉर्मूला लिखना, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सीधा जब भी कार्टेशियन इक्वेशन पूछा रहे, एक ऐसा प्लेन जो किसी पॉइंट से जा रहा है और ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर को, तो वो n बार होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो पता है ABC और ये पॉइंट A पता है, तो एट दैट टाइम वो जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 लेना, ये जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो को ABC ले लेना, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना। यहाँ पर A की वैल्यू 0 है, फिर x माइनस x1 जो है ये देखो, ये x1 माइनस 1 है, ये प्लस b की वैल्यू 2 है, y माइनस y1 जो है यहाँ पर y1 2 है, c की वैल्यू देखो 5 है। सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, x y z की जगह x y z हमेशा रखना, ओके। z1 है वो 3 है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, बट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये करोगे तो 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू जेड 5z माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये क्या आ गया फाइनली, ये 0 हटाओगे तो 2y माइनस 4, 2y पहले तो इसको लिख दो, एक मिनट, 2y प्लस 5z माइनस 4 और माइनस 15 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। सो 2y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 19 वहाँ गया तो 19। ये जो आया ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आया। आप लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये जो प्लेन का रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अगला जो क्वेश्चन 7th है वो 6th के जैसा ही है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ते रहो टेक्स्ट बुक में। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए 7, 8, 6 दिया है। देखो मैंने पिछला फॉर्मेट ही रखा है, वही तरीका है, 6th के जैसे ही करेंगे। एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, अब जो हमें जो नॉर्मल बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान से देखो, जब भी कोई प्लेन, अगर ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन को पैरेलल रहे, ओके, सो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि अगर एक्स वाई जेड ये 3 होता है, अगर वो एक्स वाई को पैरेलल है तो जेड को परपेंडिकुलर होगा। एट दैट टाइम एक्स वाई की वैल्यू 0 0 लेना और ये 1 लेना, तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अगर समझो कि वो वाई जेड को पैरेलल है, तो जिसको पैरेलल नहीं उसको परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, डायरेक्शन रेशियो। अगर मैंने बताया था x और z को है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0, और जिसको पैरेलल नहीं उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो लेते हैं। तो अब फिर से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, डायरेक्ट प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, एक्स वाई जेड, यानी ये जो प्लेन है ना, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है उसको पैरेलल है और जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई जेड में से अगर एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू 0 डायरेक्शन रेशियो, और वाई का डायरेक्शन रेशियो 0, और जो जेड है उसका डायरेक्शन रेशियो 1 आएगा क्योंकि जेड को परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज, तो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई है तो एक्स वाई का 0, 0
और जेड को पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर होगा 1, तो ये आपको खुद से लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 6th क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज दिए थे सीधा 0,2,5, बट 7th क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो नहीं देके ये बताया था कि ये जो हमारा प्लेन है, ये प्लेन है वो XY प्लेन को पैरेलल है। तो एट दैट टाइम आप ये जो मैंने ट्रिक आपको बेसिक में बताया वो लगाओगे। अगर XY है तो XYZ लिख लो, XY को पैरेलल है मतलब X और Y का डायरेक्शन रेशियो 0, जिसको पैरेलल नहीं हो तो उसको परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन रेशियो 1। तो इस तरह से है, और मैंने अभी सब केसेस बता दिए। अब सेम 6th के जैसे ही करो, 0 0 1, तो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1। सेम यही है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या होता है देखो, ये होता है। अब कैसे करोगे, यहाँ से अप्लाई करते हैं। A की वैल्यू क्या है 0, फिर x माइनस x1, x1 यहाँ से लिख दो, सब्सटीट्यूशन करना जरूरी है। B की वैल्यू 0, फिर y माइनस y1 जो है 8 है, प्लस C की वैल्यू 1 है, z माइनस z1 है वो 6 है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 0 इंटू एवरीथिंग 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0, 1 इंटू दिस वही आएगा। अब ये 0 प्लस 0 हट गया, z माइनस 6, तो z इज इक्वल टू माइनस 6 यहाँ पर आया तो 6 आया। सो ये क्या आया, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस हो गया, इतना ही करना। ये उल्टा और आसान था, A B की वैल्यू 0 0 हो गई। 6th और 7th क्वेश्चन एकदम सेम था। 6th क्वेश्चन में जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं डायरेक्ट दिया हुआ था। 7th क्वेश्चन में बताया था कि जो प्लेन है हमारा XY प्लेन को पैरेलल है, तो ये भी मैंने कंसेप्ट बेसिक में बताया। नहीं भी अगर आपको आता होगा तो अभी मैंने बता दिया। अगर वापस बताता हूँ, अगर ये XY प्लेन के बदले होता YZ प्लेन को पैरेलल है, तो आप यहाँ से ऐसे समझो कि XYZ, इसमें से YZ को पैरेलल है तो Y और Z के जो डायरेक्शन रेशियो 0 ले लो और x को 1 ले लो। ऐसे आप खुद से डायरेक्शन रेशियो लोगे। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, तो इसको कॉपी कर लो 7th वाला। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज जो एक्सरसाइज 6.3 है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। 6.3 कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है 6.2 से। इसको आप अगर अच्छे से बेसिक देखते हो, भले बेसिक देखने में ज़्यादा टाइम लगे, उसका एक बार कंसेप्ट अगर प्लेन का सीख लेते हो तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत आसान लगेंगे। मैंने जो क्वेश्चन बताते समय भी वापस से बेसिक बताया आज, भले मैंने 1 घंटा अलग से पूरे चैप्टर का पूरे प्लेन का बेसिक बताया था, लेकिन फिर से बेसिक बताया ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। स्टार्टिंग के जो आज के 4 क्वेश्चन थे 1 2 3 4 वो नॉर्मल फॉर्म के ऊपर डिपेंड थे। फिर उसके बाद हमने जो 5th 6th और 7th क्वेश्चन किया वो पहले टाइप के ऊपर था, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर के वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। तो बड़ा आसान था। अब आगे के 8 9 10 और 11 सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं, 1 लेक्चर और हमारा सिलेबस खत्म। ठीक है ना, खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको। ठीक है, चलो 1 लेक्चर और आएगा। इसके लिए मैं संडे को जो लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे वो भी नहीं आ रहा हूँ। ओके, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चालू करना है। तो अभी इसी के साथ ये जो लेक्चर आज का खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 आएगा और 6.3 फिनिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करें। दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल एकमेव ऐसा चैनल है जिसने 12th का न्यू सिलेबस अप्रैल में जो आया था वो अक्टूबर के 20 तारीख के पहले ख़त्म हो रहा है इस चैनल पर। और कोई ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा ये वो, लेकिन सारे चैनल्स पर डेमो आते हैं या थोड़े थोड़े लेक्चर आते हैं। यहाँ पर मैंने 12th साइंस का न्यू सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कॉमर्स के भी लेक्चर दे रहा हूँ, 11th 12th 10th के भी लेक्चर आ रहे हैं और 11 साइंस के भी हमारे पूरे जो है लगभग कंप्लीट है। तो अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को, सभी को जरूर ये चैनल रेफर करो। बाय एवरीवन।